नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एपीएस क्लासेस में। दोस्तों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, लाइक अवश्य करो। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे जो हमारी बची हुई 2-4 संविधान की विशेषताएं हैं उनमें सबसे पहले हम धर्मनिरपेक्ष राज्य पर नज़र डालेंगे। दोस्तों, धर्मनिरपेक्ष राज्य की बात करें तो सबसे पहले बात करनी पड़ेगी कि आखिर धर्मनिरपेक्ष राज्य की आवश्यकता पड़ी तो पड़ी क्यों। ठीक है, अगर हम इसकी आवश्यकता की बात करें दोस्तों, तो किसी भी देश की जो आंतरिक विकास होता है, आंतरिक विकास के लिए उसके जो आंतरिक माहौल होता है, उसके आंतरिक माहौल को शांतिप्रिय होना बहुत आवश्यक होता है। ठीक है, और अगर सभी धर्म आपस में लड़ेंगे, ठीक है, सभी जितने भी धर्म हैं, अगर सब धर्म आपस में लड़ते रहेंगे तो क्या होगा, इससे हमारा जो देश का विकास है वो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, और इसलिए जो सभी धर्म को अपना बनाए रखने के लिए, सभी धर्मों को समान बनाए रखने के लिए, सभी धर्मों में आपस में प्रेम बनाए रखने के लिए, सभी धर्मों को आपस का सामंजस्य बनाए रखने के लिए, देश में शांति माहौल बनाए रखने के लिए जो धर्मनिरपेक्षता है, ये सबसे बड़ा सूत्र माना गया है। ठीक है, आगे बात करें दोस्तों, धर्मनिरपेक्ष राज्य में सभी धर्मों को अपना प्रचार प्रसार करने का अधिकार है बिना किसी भेदभाव के। ठीक है, और अगर हम बात करें तो संविधान में भारतीय राज्य का कोई भी धर्म जो है घोषित नहीं किया गया था। जब संविधान बना था तब उस समय कोई भी धर्म जो है वो घोषित नहीं किया गया था कि नहीं संविधान में ये धर्म होगा, वो धर्म होगा। ऐसा कोई धर्म घोषित नहीं किया गया था, और ना ही किसी धर्म को खास समर्थन दिया गया था कि ये ब्राह्मण है तो ये सबसे ऊंचे होंगे और ये शूद्र है तो ये सबसे नीचे होंगे। ऐसा संविधान में कोई भी खास किसी को दर्जा नहीं दिया गया था। साथ ही दोस्तों, अनुच्छेद 14 जो संविधान में दिया गया है, तो अनुच्छेद 14 के अनुसार जो भारतीय राज्य हैं, भारतीय राज्य क्षेत्र में जितने भी व्यक्ति होंगे, ठीक है, तो व्यक्ति कानून की दृष्टि से समान होंगे, और कोई भी धर्म हो, चाहे कोई भी जाति हो या फिर कोई भी लिंग हो, लिंग के आधार पर किसी के साथ भी कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, जो धर्मनिरपेक्ष राज्य है इस कानून के तहत। ये तो बात थी धर्मनिरपेक्ष राज्य की। तो देखा जाए तो ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है भारतीय संविधान। अब बात करते हैं एकीकृत व स्वतंत्र न्यायपालिका की। अगर हम एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका की बात करें दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे कि आखिर ये विचार लिया कहाँ से गया। तो ये विचार जो है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जो कि मैं पिछली वीडियो में विस्तृत रूप में बता भी चुकी हूँ। और दोस्तों, अगर हम बात करें तो एकीकृत न्यायपालिका, सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर ये एकीकृत न्यायपालिका होती क्या है। दोस्तों, भारत की जो न्यायपालिका है वो एकीकृत प्रकार की है। जो हमारे भारत देश की न्यायपालिका है वो एकीकृत न्यायपालिका है। और दोस्तों, इसमें जो ये न्यायपालिका होती है, जिसके शीर्ष पर सबसे उच्चतम में जो न्यायपालिका है, इसके सबसे शीर्ष में उच्चतम न्याय होता है। ठीक है, उच्चतम न्यायालय होता है। और दोस्तों, जो उच्चतम न्यायालय होता है, ठीक है, जो उच्चतम न्यायालय होता है, उच्चतम न्यायालय को अंतिम निर्णय देने का अधिकार होता है। ठीक है, वो अंतिम निर्णय देने का उसको अधिकार होता है। और दोस्तों, बात करें तो प्रत्येक राज्य या फिर कुछ समूह पर उच्च न्यायालय जो होता है वो गठित होता है। ठीक है, प्रत्येक राज्यों में या फिर कुछ समूहों में भी एक उच्च न्यायालय जो होता है वो गठित किया जाता है। ठीक है, और उच्च न्यायालय के तहत श्रेणीबद्ध अधीनस्थ न्यायालय होते हैं। जो उच्च न्यायालय होते हैं उनके अधीनस्थ जो श्रेणीबद्ध छोटे छोटे न्यायालय होते हैं वो होते हैं। ठीक है, तो सबसे ऊपर जो न्यायालय होता है वो होता है सर्वोच्च न्यायालय, उसके बाद उच्च न्यायालय, उसके बाद उच्च न्यायालय के जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं वो छोटे। तो यही जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया पूरी एकीकृत न्यायालयों की श्रेणी में आती है। ठीक, अगर बात करें दोस्तों न्यायाधीशों की नियुक्ति की, तो न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है वो भारत में स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए संविधान में एक प्रावधान बनाया गया है। और इसमें क्या होता है कि जो सर्वोच्च न्यायालय होता है, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा होती है। और जो ये न्यायाधीश होते हैं, इनका जो कार्यकाल होता है वो लंबा होता है, और उनका अच्छा खासा वेतन होता है, और इनकी पेंशन भी अच्छी खासी होती है। ठीक है, और दोस्तों इन सब में महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ ही दोस्तों, ये जो हमारे देश का जो न्यायालय होता है, हमारे देश की जो न्यायपालिका होती है वो निष्पक्ष रूप से अपना कार्य करती है, और इसके कार्य में भी कोई भी विघ्न नहीं डाल सकता है। और ये जो भी निर्णय लेती है ये सबको मान्य होता है, सरकार को भी इसका
दोस्तों अगर संसद कोई निर्णय लेती है या फिर संसद कोई भी कानून बनाती है और अगर वह संविधान के विरुद्ध में है तो न्यायपालिका को पूरा पूरा अधिकार होता है उसमें हस्तक्षेप करने का और उसे रद्द करने का। ठीक है, भारत की जो न्यायपालिका होती है वो स्वतंत्र रूप से अपना कोई भी निर्णय लेती है। भारत की जो न्यायपालिका होती है वो निष्पक्ष रूप से अपना निर्णय लेती है, किसी के दबाव में कोई निर्णय नहीं। देखा जाए तो भारत की ये भी बहुत महत्वपूर्ण विशेषता। दोस्तों आगे बात करें सहकारी समितियों की। अगर हम सहकारी समितियों पर बात करें दोस्तों, तो सहकारी समितियां पहले बात तो होती क्या है हम पहले ये जानेंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, सहकारी समिति जो होती है, सहकारी समिति का मतलब होता है ये एक प्रकार का संगठन होता है। ठीक है, क्या होता है? संगठन होता है जिसमें व्यक्ति जो होता है वो अपनी इच्छा से समानता के आधार पर अपने जो आर्थिक हित होते हैं अपने आर्थिक हितों के लिए मिलकर कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं कि ये कानून बना कब। ठीक है, अगर हम सहकारी समितियों की बात करें तो सहकारी समितियां जो थी वर्ष 1903 में समिति ने अपनी रिपोर्ट जो थी प्रस्तुत की थी और वर्ष 1904 में पहला सहकारी ऋण समिति अधिनियम पारित हुआ था। ठीक है दोस्तों, अगर हम सहकारी समितियों के उद्देश्य की बात करें तो उद्देश्य इसका यह होता है कि एक सहकारी समिति का जो प्राथमिक उद्देश्य होता है, ठीक है, तो वो अपने जो सदस्य होते हैं सदस्यों की सेवा करना होता है। यह अपने लिए उचित लाभ का अर्जित करती है और मताधिकार, एक सदस्य को केवल एक मत देने का अधिकार होता है। ठीक है, चाहे उसके पास कितने भी अंश हों, लेकिन मत सिर्फ एक ही देगा। मत देने का अधिकार सिर्फ एक को ही होता है। ठीक है, सहकारी समितियों का महत्व क्या होता है? अगर दोस्तों हम बात करें कि संविधान में सहकारी समितियों का महत्व, तो सहकारी समितियों का महत्व क्या होता है कि ये जो होती हैं सहकारी समितियाँ, ये सभी व्यक्तियों को आपस में मिलजुल कर रहना सिखाती हैं, मिलजुल कर रहने की शिक्षा देती हैं। और दूसरी बात कि ये जो होती हैं ये सभी लोगों में आत्मविश्वास और स्वयं या फिर स्वयं सेवा और अपनत्व की भावना जो होती है उत्पन्न करने की शिक्षा देती हैं। ठीक है, ये तो होती है सहकारी समिति का महत्व। आगे अगर बात करें तो 57वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 था। तो 2011 ने सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा और संरक्षण प्रदान किया था। ठीक है, और अगर हम बात करें तो इस संदर्भ में इसने 3 परिवर्तन किए थे और वे कौन कौन से परिवर्तन थे? पहला परिवर्तन जो था वो था कि इसने सहकारी समिति गठित की थी और गठित करने के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया था, जो कि अनुच्छेद 19 के तहत था। ठीक है, आगे बात करें दोस्तों तो इसने एक नया राज्य का नीति निदेशक तत्व जोड़ा सहकारी समितियों के प्रोत्साहन के लिए, जो कि अनुच्छेद 43 था। ठीक है, 43 के तहत था। और दोस्तों इसने संविधान में एक नया भाग जो है भाग 9B, ठीक है, भाग 9B को भी जोड़ा था, जो कि संविधान के अनुच्छेद 243 ZH से लेकर 243 ZT तक था। ठीक है, अगर बात करें दोस्तों तो नया भाग जो 9B के अंतर्गत अनेक ऐसे प्रावधान थे जो प्रावधानों के द्वारा ये सुनिश्चित किया गया था कि जो देश है हमारा, पूरे देश भर में सहकारी समितियां लोकतांत्रिक, व्यावसायिक और जो आर्थिक मजबूती है उसके साथ कार्य किया जाए। और साथ ही दोस्तों ये संसद को अंतर राज्य सहकारी समितियों और राज्य विधायिकाओं को अन्य सहकारी समितियों के लिए उपयुक्त कानून बनाने की शक्ति प्रदान की। तो दोस्तों वीडियो यहीं समाप्त करते हैं और दोस्तों कल मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। संविधान की विशेषताएं यहीं समाप्त होती हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हम जब भी मैं अगली वीडियो डालूँ उसका लाभ आप उठा सकें। नमस्कार दोस्तों, कल मिलेंगे।